हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपीबी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जीन ट्रांसफ़र के मेथड्स पे चर्चा करेंगे। हालांकि इससे पहले हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1972 में पाउल बर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे। इन्होंने SV40 और लैम्डा वायरस इन दोनों के डीएनए को कंबाइन करके एक रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर rDNA टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सेकेंडली अगर बात करें तो 1973 में स्टैनले कोहेन जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही थे और हर्बर्ट बोयर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के थे, इन्होंने फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए ऑर्गेनिज्म बनाया। इन्होंने रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया और इन्होंने फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए ऑर्गेनिज्म बनाया जो कि ई कोलाई था। तो इस तरीके से इन्होंने जो है एक जो बेसिक पिलर है उसको जो है इन्होंने क्रिएट किया। जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक क्या कह सकते हैं, पिलर कह सकते हैं, तो पिलर को इन्होंने एक प्रकार से क्रिएट किया। यहीं से फिर जो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आगे जो है प्रोसीड हुई और बहुत सारे जो है अचीवमेंट्स इसके अंतर्गत हुए। तो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है ये आपको पता है 1982 में टोबैको जो है प्रोड्यूस की गई जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रखती थी, लेकिन इसका जो अप्रूवल है ये 1986 में जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा हो गया। फर्स्ट फील्ड ट्रायल जो है इसका 1986 में ही फ्रांस और यूएसए में किया गया। फ्लावर सावर टोमेटो 1994 में रिलीज हुआ और 1995 में बीटी पोटैटो, जबकि 2000 में विटामिन ए रिच गोल्डन राइस जो है प्रचलन में आया। अब हम लोग जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे और फिर इसके बाद हम जीन ट्रांसफ़र किस तरीके से करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, इन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते क्या हैं। व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स? तो देखिए, ऐसे प्लांट्स जो कि जीन ट्रांसफ़र करके बनाए गए हैं। अच्छा, जीन ट्रांसफ़र जो है हम क्रॉसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है जब हम क्रॉसिंग के थ्रू जीन को ट्रांसफ़र करें वो भी ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाए, ऐसा नहीं है। जब हम किसी अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म से, किसी अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया या फिर कोई फिश हो गया, एनिमल्स हो गया, इनसे जीन निकाल करके हम किसी प्लांट्स में जो है rDNA टेक्नोलॉजी की मदद से, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से जो है हम क्या कर रहे हैं, जीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। ये जो प्लांट बन रहा है जीन को ट्रांसफ़र करके, फॉरेन जीन को ट्रांसफ़र करके, ये जो जीन हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इस जीन को जो है फॉरेन जीन भी बोलते हैं। या फिर हम इसको चूंकि ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसको ट्रांस जीन भी बोलते हैं, इसको जो है ट्रांस जीन भी बोलते हैं। और ये जो पौधा बन रहा है इसको हम ट्रांसजेनिक पौधा बोलते हैं या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। अब इस प्लांट में चूंकि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हो जाता है तो हम इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी बोलते हैं। हालांकि ट्रांसजेनिक प्लांट और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। कोई भी ऐसे पौधे या फिर प्लांट्स जिनमें कि फॉरेन जीन हो और वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मदद से ट्रांसफ़र किया गया हो, तो ऐसे प्लांट्स को हम जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको पता है भाई, बीटी कॉटन है नहीं, बीटी ब्रिंजल है, तो ये सब क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट है नहीं। अब देखिए डिफरेंस क्या है जीएम क्रॉप और ट्रांसजेनिक प्लांट में। तो जैसा कि हमने कहा, यहाँ पे मान लीजिए एक जो है प्लांट है और यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, इससे हमने जीन ट्रांसफ़र किया इस प्लांट्स में, तो ये जो पौधा कहलाएगा, ये जो प्लांट्स कहलाएगा, ये ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा। और इसको चूंकि जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है तो इसको जीएम क्रॉप भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और प्लांट है, इसमें कोई अनडिजायरेबल जीन है
और इसको हमने क्या किया, अनडिजायरेबल जीन को इसी में हमने साइलेंट कर दिया, उस जीन को, पर्टिकुलर जीन को हमने साइलेंट कर दिया, हमने कोई फॉरेन जीन इसमें ट्रांसफर नहीं किया। तो ये जो प्लांट्स है ये जीएम क्रॉप तो कहलाएगा लेकिन ट्रांसजेनिक नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से जितने भी ट्रांसजेनिक होते हैं वो जीएम होते हैं, लेकिन सारे जीएम जो है वो ट्रांसजेनिक नहीं होते हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आर जीएम क्रॉप्स, ऑल जीएम क्रॉप्स आर नॉट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। जैसे कि फ्लावर्स और टोमेटो जो है ये जीन को साइलेंट करके बनाया गया है, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है। तो ये जीएम क्रॉप तो है लेकिन ट्रांसजेनिक नहीं है। जबकि बीटी कॉटन जो है ये ट्रांसजीन के थ्रू बनाया गया है, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट है और साथ ही साथ चूंकि इसकी जेनेटिक मटेरियल में चेंज हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, तो ये जीएम क्रॉप भी है। ठीक है, अब देखिए ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग की जरूरत क्या पड़ती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है कि कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग जो होती है इसमें लिमिटेशन होती है कि हम मोस्टली इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस बनाते हैं, मतलब एक ही स्पीशीज के अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में हम क्रॉस बनाते हैं और इसमें जीन जो है इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन जब हम इंटरजेनरिक क्रॉस की बात करते हैं, एक स्पीशीज 1 है एक स्पीशीज 2 है, इसमें जब हम जीन ट्रांसफर करने की बात करते हैं तो जो F1 बनता है ये स्टेराइल होता है, मतलब इसमें स्टेरिलिटी होती है, सक्सेस बहुत कम मिलती है इंटर स्पेसिफिक क्रॉस करने से। और हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया से कोई जीन ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, एनिमल से कोई जीन ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग की मदद से। जबकि ट्रांसजेनिक या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से क्या है, हम इंटर स्पेसिफिक क्रॉस तो बना ही सकते हैं, मतलब इंटर स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर तो कर ही सकते हैं, अलग अलग स्पीशीज से जीन ट्रांसफर कर ही सकते हैं। साथ ही साथ हम कोई यहाँ पे जो है कोई बाउंडेशन नहीं है, आप एनिमल से जीन ट्रांसफर कर सकते हो, आप प्लांट से जीन ट्रांसफर कर सकते हो, आप बैक्टीरिया से जीन ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे स्पीशीज, यहाँ पे फैमिली, यहाँ पे फाइलम, इन सभी का कोई बाउंडेशन, कोई बैरियर नहीं है ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग में, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म से जीन को आइसोलेट करिए और उसको जो है किसी भी प्लांट्स में आप ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करेंगे, क्या मेथड्स है जीन ट्रांसफर के, इनको हम अभी समझने वाले हैं। आज का जो टॉपिक स्पेशल है वो इसी मुद्दे पे है कि जीन को किस तरीके से ट्रांसफर किया जाए। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं और इन्हीं मेथड्स पे हम लोगों को चर्चा करनी है। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के जो है जीन ट्रांसफर के मेथड्स हैं। इनको हम दो तरीके से मेनली डिवाइड कर सकते हैं कि भाई वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर और डायरेक्ट जीन ट्रांसफर या फिर नॉन वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर का मतलब है कि हम यहाँ पे जीन ट्रांसफर करने के लिए किसी एक वेक्टर का यूज करेंगे, और डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में क्या है कि हम डायरेक्टली जो है प्लांट सेल में, प्लांट के टिश्यू में जो है जीन को ट्रांसफर करेंगे, हम किसी भी वेक्टर की मदद नहीं लेंगे। अब ये जो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर है इसको फिजिकली और केमिकली, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो फिजिकल मेथड में क्या है, इसमें हम लिपोसोम इनकैप्सुलेशन करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन करते हैं, डीएनए इंजेक्शन इनटू इंटैक्ट प्लांट करते हैं, इंक्यूबेशन ऑफ सीड्स विद डीएनए करते हैं, पॉलन ट्यूब पाथवे है, और बायोलिस्टिक या फिर पार्टिकल एसिलरेशन सिस्टम या फिर जिसको हम जीन गन मेथड कहते हैं। तो ये सारे अप्रोच हैं जिनके थ्रू हम जीन को ट्रांसफर करते हैं। केमिकल मेथड्स में पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल मेथड्स है या फिर इसको फिजियोकेमिकल अपटेक ऑफ डीएनए भी बोल सकते हैं। तो इन सारे मेथड्स को आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर को। तो यहाँ पे जरूरत होगी कि हम लोग जान लें कि एग्रोबैक्टीरियम है क्या।
एग्रोबैक्टीरियम जो है ये एक ग्राम निगेटिव सॉइल बैक्टीरियम है जो कि नेचुरली जो है सॉइल में पाई जाती है। अब इसकी 3 स्पीसीज हैं जिसमें से 2 स्पीसीज जो है हम लोग यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे और उसमें से भी जीन ट्रांसफर के लिए यहाँ पे हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीसीज हैं पहले हम लोग उनको देख लेते हैं कि 2 कॉमन स्पीसीज हैं जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन, जिसको अभी राइजोबैक्टीरियम राइजोजीन बोलते हैं, राइजोबियम राइजोजीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस है ये ट्यूमर कॉज करता है या फिर क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है डाइकॉट प्लांट स्पीसीज में, जबकि जो राइजोबियम राइजोजीन है ये हेयरी रूट डिजीज काज करता है डाइकॉट एंड मोनोकॉट दोनों में। और इसकी जो 3rd स्पीसीज है एग्रोबैक्टीरियम रेडियोवैक्टर, ये क्या है, ये एवायरुलेंट है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस है और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन है ये जीन ट्रांसफर के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर जो होता है इसको जो है जीन ट्रांसफर के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसका जीन क्लोनिंग में कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया सेल के अंदर इसका स्वयं का क्रोमोसोम और एक प्लाज्मिड होता है, तो इसी तरीके से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस जो है इसके पास भी भाई क्रोमोसोम है और प्लाज्मिड है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2 तरीके के जीन्स होंगे, एक जीन्स ये जो कि क्रोमोसोम इसके बैक्टीरिया के स्वयं के क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और दूसरे जो कि प्लाज्मिड पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीन्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ससेप्टिबल सेल्स बाई बैक्टीरियम, बैक्टीरिया के द्वारा जो है ससेप्टिबल सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो जीन्स होते हैं ये लोकेटेड होते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे, ये लोकेटेड होते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे, जबकि कैपेसिटी ऑफ बैक्टीरियम टू ट्रांसफर डीएनए फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स एंड पैथोजेनिसिटी आर लोकेटेड ऑन प्लाज्मिड। तो जो बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी है या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए जीन ट्रांसफर करने के लिए जो जीन्स हैं, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं, वो जो है प्लाज्मिड्स के पास है। ठीक है, तो ये चीज आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, इसके बाद हम आगे जो है चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। CHV A and B मेजर रोल इन एक्सो पॉलीसेकेराइड प्रोडक्शन, ये PSC A है, इसका जो है tDNA ट्रांसपोर्ट में मेजर रोल होता है। CHV E ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्रोडक्शन करता है। CHV D ILV MIAA ATT ये जो है वायरुलेंस प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इस तरीके से ये जो है जीन्स हैं जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। अभी देखिए जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के पास क्या होता है कि यहाँ पे 8 जो है ओपेरान होते हैं और इन 8 ओपेरान्स में टोटली अगर देखें तो 24 जीन्स जो है प्रेजेंट होते हैं और प्रत्येक जीन का जो है अलग अलग वर्क होता है। इन सभी को हम जो है अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप इन सभी को नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में कि ये सारे जीन्स होते हैं और इनका अलग अलग वर्क होता है। ठीक है, अब हम जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस के अंदर जो प्लाज्मिड पाया जाता है उसकी खासियत को डिस्कस कर लेते हैं, जिसके थ्रू जो है जीन का ट्रांसफर होता है। अब जो वाइल्ड टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, मतलब जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस के अंदर ऑलरेडी जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड, उसको हम नेचुरल जो प्लाज्मिड पाया जाता है उसको हम वाइल्ड टाइप बोलेंगे। उसमें मतलब हमने किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। तो वाइल्ड टाइप का जो प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस में
वही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूमर इंड्यूस करने के लिए। तो इसीलिए हम इस प्लाज्मिड्स को बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। अब टीआई प्लाज्मिड के पास दो मेजर रीजन होते हैं, टी डीएनए और विर रीजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टी डीएनए रीजन हो गया और ये एक विर रीजन हो गया। इस टी डीएनए रीजन में क्या होता है कि यहाँ पे जीन्स होते हैं ऑक्सिन प्रोडक्शन के लिए और साइटोकाइनिन प्रोडक्शन के लिए। इन जीन्स का नाम कुछ इस तरीके से है, IAAH, IAAM और IPT। ये तीन जीन्स हैं, जिसमें से दो IAAH और IAAM ये ऑक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि IPT जो है ये साइटोकाइनिन को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो जीन है ये प्लांट्स के अंदर जब जाते हैं तो वहां पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लगता है, जिससे कि जो है सेल का एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगता है और ट्यूमर काज हो जाता है। ये है मैकेनिज्म। तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसफर होता है डीएनए, उसको टी डीएनए बोलते हैं, मतलब ट्रांसफर डीएनए बोलते हैं। तो टीआई प्लाज्मिड के पास जो है एक टी डीएनए रीजन होता है, यही ट्रांसफर होता है प्लांट्स में, इसीलिए इसको बोलते हैं टी डीएनए रीजन। और इसके ट्रांसफर के लिए विर रीजन जो है जरूरी होता है। यहाँ पे दो बॉर्डर होते हैं, राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर। ये 25 बेस पेयर के होते हैं प्रत्येक बॉर्डर। तो यहां से क्या होता है कि डीएनए जो है कट हो सकता है, इन बॉर्डर्स के साइड से जो है डीएनए को कट किया जा सकता है और ये टी डीएनए फिर ट्रांसफर हो सकता है इजीली। तो ये भी एक प्रकार से डीएनए के ट्रांसफर में मदद करते हैं। अब ओपाइन जो है ये क्या है, फिनोलिक कंपाउंड होता है एक प्रकार से, और ये जो है एज ए मार्कर वर्क करता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर तो प्रोड्यूस होता है लेकिन प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है। तो जब ये अगर प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होने लगे तो समझ लीजिए कि जो टीआई प्लाज्मिड है या टी डीएनए है ये जो है प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। तो जीन ट्रांसफर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं ओपाइन प्रोडक्शन की मदद से। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया भी कि टीआई प्लाज्मिड जो होता है इसके पास भाई टी डीएनए पार्ट होता है और ये जो है IAAM और IAAH कंटेन करता है, जो कि ऑक्सिन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा जीन होता है IPT, ये साइटोकाइनिन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये चूंकि फाइटो हार्मोन बना रहे हैं और जीन ऐसे जीन है ये जो कि कैंसर काज कर रहे हैं, ट्यूमर काज कर रहे हैं, तो इनको जो है ऑन्कोजीन बोला जाता है। अब ये जो ट्रांसफर डीएनए है इसका जो ट्रांसफर है ये मेडिएटेड होता है विर रीजन के द्वारा। अब चूंकि जो टी डीएनए है उसके पास भाई ट्यूमर काज करने के लिए क्या है, जीन है। तो भाई अगर हम इसको एज ए वेक्टर यूज करना चाह रहे हैं, जीन ट्रांसफर के लिए यूज करना चाह रहे हैं, तो ये ट्यूमर काज करने वाले जो जीन हैं इनको हम क्या करेंगे, इनको हम निकाल देंगे, कट कर देंगे और इसी के जगह पे हम डिजायरेबल जीन जो है उनको ऐड कर देंगे। तो इसको जब हम रिमूव कर देते हैं, टी डीएनए के ट्यूमर काजिंग करने वाले जीन्स को जब हम रिमूव कर देते हैं तो ऐसे प्लाज्मिड को हम डिसआर्म्ड प्लाज्मिड बोलते हैं। ऐसे प्लाज्मिड्स को हम डिसआर्म्ड प्लाज्मिड बोलते हैं। तो डिसआर्म्ड प्लाज्मिड जो होगा ये ट्यूमर नहीं काज करेगा, लेकिन इसमें हम अगर फेवरेबल जीन्स जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी ले जा करके प्लांट्स के सेल में जो है इनकॉर्पोरेट कर देगा। तो इसी प्रिंसिपल को जो है हम लोग यूज कर लेते हैं जीन ट्रांसफर के लिए। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे अब प्रोसेस भाई दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से जो है आप लोग समझिएगा कि किस तरीके से चीजें होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताने वाले हैं, फिगर के थ्रू आपको बताएंगे। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है।
ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिगर अभी आएगा, ये सब स्टेप्स दिए गए हैं, सारे स्टेप्स हैं, इन सबको अभी हम फिगर के थ्रू जो है समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो हम इसके थ्रू जो है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे प्लांट सेल को बनाया गया है और यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस को बनाया गया है, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड बनाया गया है, यहाँ पे टीडीएनए बनाया गया है। अब होता क्या है, डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं इनमें जहाँ पे वुंड होता है, जहाँ पे घाव होता है, वहाँ पे एक फिनोलिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं एसिटोसाइरिंजोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक केमिकल का नाम ये लिखा हुआ है एसिटोसाइरिंजोन। ये एसिटोसाइरिंजोन जो है डाइकॉट प्लांट्स में जहाँ पे भी घाव होता है वहाँ से रिलीज होता है। अब इस एसिटोसाइरिंजोन को जो विर रीजन होता है, विर रीजन में बहुत सारे जीन्स होते हैं चूंकि, तो विर ए जीन जो होता है, वायरुलेंस ए जीन जो होता है, ये सेंस करता है। सेंस करने के बाद ये विर जी को एक्टिवेट कर देता है, और विर जी जो है ये सभी विर जीन को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया 8 ओपेरान हैं, और 8 ओपेरान में टोटल जो है ये 24 जीन्स हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे जीन्स क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। अब इसमें से जो विर डी जीन है, विर डी ओपेरान है, उसका विर D2 जो जीन है ये एक्टिवेट होकर के विर D2 प्रोडक्ट बनाएगा, विर D2 प्रोडक्ट बनाएगा। और विर D2 का काम क्या है कि ये टीडीएनए को दोनों बॉर्डर से क्या करेगा, कट कर देगा। जब इसको बॉर्डर से कट कर देगा तो टीडीएनए क्या होगा भाई, ये अलग हो जाएगा, टीडीएनए अलग हो जाएगा। और ये जो विर D2 है ये टीडीएनए के साथ ही क्या होता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और ये इसके साथ ही जो है प्लांट सेल में ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे एक चैनल बनता है, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब एक प्रकार से बन जाती है, हम कह सकते हैं एक चैनल बन जाता है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब नहीं बोलते हैं, तो एक T4SS चैनल बन जाता है, मतलब T4 सेक्रीशन सिस्टम बन जाता है। और इसको बनाने के लिए विर बी जो होता है, विर बी मतलब यहाँ पे विर B1 से लेकर के विर B11 तक के जो है जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और D4 इन्वॉल्व होता है। तो ये चैनल इनके द्वारा बनाया जाता है। इसी चैनल से ये जो टीडीएनए है और इसके साथ में जो इनकॉर्पोरेटेड है कौन सा, विर D2, ये जो है ट्रांसफर हो जाता है। साथ ही साथ जो E2 है, E3 है और F है, मतलब विर E2, विर E3, विर F, ये भी जो है इंडिविजुअली ट्रांसफर होते हैं, और विर D5 ये सभी भी ट्रांसफर होते हैं इंडिविजुअली, है ना, इंडिविजुअली ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, अब इसमें से जो विर D2 है और विर जो F है, इनके पास यहाँ पे न्यूक्लियस के लिए सिग्नल होता है, और ये इस डीएनए को इस न्यूक्लियस के अंदर क्या कर देते हैं, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, और यहीं पे ये जो टीडीएनए है ये जो है इंटीग्रेट हो जाता है और जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है। अगर हम जो है आनको जीन को रिमूव नहीं किए हैं तो यहाँ पे ट्यूमर होने लगेगा, और अगर हमने जो है आनको जीन को रिमूव कर दिया है, उसके जगह पे हमने डिजायरेबल जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया है, तो फिर उसका जो है प्रोडक्शन होने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये पूरी प्रोसेस है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर की। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर को डिस्कस कर ही लिया है। अब हम लोग डायरेक्ट या फिर वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर में क्या है कि वहां पे स्पीसीज स्पेसिफिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस है, जैसा कि हमने आपको बताया, ये केवल और केवल डाइकॉट प्लांट स्पीसीज में जीन को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि डाइकॉट में ही एसिटोसाइरिंजोन निकलता है। जबकि एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन जो है ये भाई दोनों में ट्रांसफर कर सकता है जीन्स को, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ एक लिमिटेड दायरा ही होता है जिसमें ये जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं, और एक दायरा ये भी होता है कि ये 1 या 2 जीन को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, मल्टीपल जीन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन होता है वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर में।
इसी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड या फिर वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर मेथड्स को डेवलप किया गया। अब इसमें जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है या फिर डीएनए इम्बाइबिशन थ्रू सेल्स है, ये यूजुअली यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वन बाय वन इन सभी को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन को। तो इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल विदाउट सेल वॉल, इसको हम सस्पेंड कर लेंगे बफर्ड सलाइन सॉल्यूशन में, जिसमें कि भाई क्या होगा, प्लाज्मिड डीएनए होगा, है नहीं। मतलब हमने जो है एक यहाँ पे बफर्ड सलाइन सॉल्यूशन बना लिया और इसी में क्या है कि प्लाज्मिड डीएनए है, मतलब जिस भी डीएनए को हमको क्या करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करना है, तो वो वेक्टर के साथ में जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो है हमने इसमें क्या कर दिया, प्रोटोप्लास्ट डाल दिया, हमने जो है यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट ऐड कर दिया और इलेक्ट्रिकल जो है पल्स हमने जो है यहाँ पे अप्लाई कर दिया, मतलब हमने जो है इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब होता क्या है कि प्रोटोप्लास्ट चूंकि यहाँ सेल वॉल होती नहीं है, तो यहाँ पे जो डीएनए का अपटेक है ये जो है चांस बढ़ जाते हैं। डीएनए जो है चूंकि इलेक्ट्रिकल करंट भी मिल रहा है, तो इससे क्या होता है, पोर जनरेट हो जाते हैं प्रोटोप्लास्ट में और डीएनए इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद जो है ट्रांसफॉर्म सेल्स को आइडेंटिफाई करके फिर उनसे जो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर करके नया पौधा रीजनरेट करा लिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटोप्लास्ट आर देन कल्चर्ड टू रीजनरेट द प्लांट्स। तो ये जो है फ्रॉम एटाल 1985 की जो है रिपोर्ट है, सक्सेसफुली जो है यूज भी किया गया है टोबैको, मेज और राइस में। ये जो है इसका जो है रेफरेंस है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा मेथड जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पार्टिकल एसिलरेशन, पार्टिकल बम्बार्डमेंट या फिर माइक्रो प्रोजेक्टाइल या फिर बायोलिस्टिक मेथड। क्लीन एटाल 1987 और जॉन सैनफोर्ड 1987, इन्होंने माइक्रो प्रोजेक्टाइल जो है बम्बार्डमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। इनिशियली जो है इसको प्लांट सेल में यूज किया गया, बाद में जो है ममेनियल सेल्स में भी जो है यूज किया जाने लगा। इसमें होता क्या है कि एक हम पीडीएस पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम 1000 जो है यह जीन गन मशीन जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस मशीन को यूज करते हैं और इस मशीन के थ्रू जो है हम हीलियम का प्रेशर जो है यहाँ पे यूज करके और जो भी जीन को हमको ट्रांसफर करना है उसको हम गोल्ड या फिर टंगस्टन में कोट करके तब हम जो है इसको ट्रांसफर करते हैं। तो जो भी डीएनए इंसर्ट होगा या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको हम गोल्ड या टंगस्टन में कोट कर लेंगे और हम माइक्रो प्रोजेक्टाइल या फिर माइक्रो पार्टिकल्स बना लेंगे 1 to 3 माइक्रोन मीटर डायमीटर के। फिर इनको हम टारगेट सेल में जो है हाई वेलोसिटी के साथ में इसको हम जो है क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पीडीएस 1000 हीलियम जो है बम्बार्डमेंट सिस्टम दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए जो है ये प्रेशर बनता है और इस प्रेशर के थ्रू जो है यहाँ से जो है डीएनए देखिए जो है बम्बार्डमेंट इनका जो है हो रहा है। यहाँ पे सेल्स जो है रखी रहती हैं और इन्हीं में जो है फिर डीएनए का अपटेक जो है कराया जाता है प्रेशर की मदद से। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जीन गन मेथड देख सकते हैं कि भाई ये जीन गन है और यहाँ पे प्रेशर के थ्रू जो है इसको ट्रांसफर किया गया, ये इस तरीके से आकर के और यहाँ पे जो है ये देखिए एक्सप्लांट रखा गया है, प्रेशर के साथ में इसको जो है भेजा जाएगा और जीन जो है इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। जीन जब प्लांट सेल में पहुंच जाएगा तो वहाँ टंगस्टन और गोल्ड जो है इसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा और जीन का एक्सप्रेशन बाद में हो जाएगा। ठीक है, अब मैक्रो इंजेक्शन या फिर डीएनए इंजेक्शन इनटू इंटैक्ट प्लांट, इसका रिपोर्ट बहुत कम है। कुछ लिमिटेड लोगों ने जो है ऐसा रिपोर्ट किया है कि इंटैक्ट प्लांट में भी हम जो है जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डी ला पेना एटाल 1987 का ये रिपोर्ट है कि इस मेथड से जो है जीन को ट्रांसफर किया गया। यहाँ पर एक्वियस सॉल्यूशन जो है यूज किया गया डीएनए का और इसको सीरेंज में जो है भर लिया गया और इसको जो है इंटैक्ट प्लांट में जो है
इंट्रोड्यूस कर दिया गया एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, ठीक है। फिर उससे जो है देखा गया कि भाई सीड जो बने उसमें जो है मतलब फिर उनसे पौधे रीजनरेट कराए गए और उसमें ये देखा गया कि जीन का ट्रांसफर हुआ है। तो ऐसी ये रिपोर्ट है, बहुत जो है फेमस नहीं है, लेकिन इस पर रिपोर्ट है तो इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन जो है ये क्या होता है कि यहाँ पे हम माइक्रो पाइपेट की सहायता से हम प्रोटोप्लास्ट को जो है होल्ड करते हैं। यहाँ देखिए होल्ड किया हुआ है। इसके बाद माइक्रो इंजेक्शन की मदद से हम इसके जो है न्यूक्लियस में जो है डीएनए को इंजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटोप्लास्ट आर हेल्ड ऑन टू ए 5 to 10 माइक्रोन मीटर पाइपेट बाई जेंटल सक्शन एंड फॉरेन डीएनए अबाउट 2 पिकोलीटर। ये जो है इंजेक्ट कर दिया जाएगा न्यूक्लियस में प्रोटोप्लास्ट के, ठीक है। तो अब ये जो है जो माइक्रो इंजेक्शन है ये मोस्टली एनिमल सेल में यूज होता है, प्लांट में यूज नहीं होता है, क्योंकि एनिमल सेल में क्या होता है वैक्यूल नहीं पाई जाती है। तो जब हम इस रास्ते से डीएनए को इंसर्ट करते हैं इस इंजेक्शन की मदद से, तो वैक्यूल नहीं आती है बीच में, और जब वैक्यूल नहीं आती है तो न्यूक्लियस में डायरेक्ट जो है जीन का ट्रांसफर हो जाता है। अगर वैक्यूल आ जाएगी तो जीन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा न्यूक्लियस के अंदर। तो प्लांट में चूंकि वैक्यूल बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती हैं तो प्लांट में जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये एनिमल सेल में पॉसिबल है, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन। अब लिपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। लिपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर जनरली यूज नहीं होता है। इसमें क्या है कि ये एक एडिशनल जो है प्रोटेक्शन के लिए है। यहाँ पे स्मॉल लिपिड्स बैग में हम डीएनए को क्या कर लेते हैं, कोट कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है हम प्रोटोप्लास्ट में इसकी एंट्री कराते हैं, हम जो है जीन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब केमिकल मेथड है भाई, तो यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीविनाइल अल्कोहल, कैल्शियम फास्फेट, इन सबको यूज कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में जो है हम इन सबको रखेंगे और इसी सॉल्यूशन में हम प्रोटोप्लास्ट को रख देंगे और यहाँ पे हम पेज वगैरह जो है डाल देंगे। तो पेज वगैरह क्या करते हैं, यहाँ पे पोर जनरेट कर देते हैं। प्रोटोप्लास्ट में क्या कर देते हैं, पोर जनरेट कर देते हैं। 15 से 20 मिनट में हम जो है क्या करेंगे, इस प्रोटोप्लास्ट को इसी कंडीशन में रखेंगे, मतलब इंक्यूबेट करेंगे। और इंक्यूबेट करने के बाद जो है हम प्रोटोप्लास्ट को निकाल करके इसको कल्चर करके और पौधे को रीजनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से केमिकल मेथड्स को यूज किया जाता है। बाकी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स ये जो है हम लोगों को डिस्कस करना रहेगा। इनको 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।